Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to start a new chapter, The Rise of Marathas, chapter number 3 from theme B, Tapestry of Past. ये class 8 में NCERT of Social Science, Exploring Society India and Beyond, इसका chapter number 3 है. ये इस chapter का part 1 होगा. अभी तक हमने chapter 1 और 2 complete कर लिए हैं. So I hope all of you have watched all the previous videos. ये आप content sheet देख सकते हैं. यहाँ पर theme A का एक chapter था. इसका जो last part होता है किसी भी chapter का, उसमें स्टूडेंट्स में समरी, नोट्स और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस भी कराती हूँ. सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड ऑल दोज वीडियोस, राइट. चैप्टर 2 बहुत लेंथी था, इसके 5 पार्ट्स हैं. 5th पार्ट मैंने अभी जस्ट अपलोड किया है 1-2 दिन पहले ही. सो आप वो देख सकते हैं. उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस जो होते हैं, समरी जो है आपकी, वो समरी आप देख लेंगे तो एक बार आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3, द राइज ऑफ मराठास, एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन द वीडियोस. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. यहाँ पर चैप्टर की शुरुआत एक कोट के साथ हुई है जो रामचंद्र पंत जी द्वारा लिखा गया है. चलिए पढ़ते हैं. अमंग द मर्चेंट्स द हैट वीवर्स लाइक पोर्चुगीज, इंग्लिश, डच, फ्रेंच एंड डेनिश ऑल्सो कंडक्ट ट्रेड. ये लोग जैसे पोर्चुगीज यानी पुर्तगाल के जो लोग थे, इंग्लैंड के जो लोग थे, डच के जो लोग थे या फ्रेंच एरिया के जो लोग थे, ये भी बाकी व्यापारियों की तरह ही व्यापार करते थे. बट दे आर नॉट लाइक अदर मर्चेंट्स. लेकिन उनका जो व्यवहार था, उनकी बहुत सारी चीजें दूसरे व्यापारियों की तरह नहीं थी. दे आर फुली इंटेंट ऑन एंटरिंग दिस लैंड, इंक्रीजिंग देयर टेरिटरी एंड प्रोपोगेटिंग देयर रिलीजन. उनका जो मेन मकसद था वो क्या होता था, ऐसा नहीं कि गए किसी जगह व्यापार किया और वापस चले गए अपने देश. नहीं, वो आते थे और अपनी टेरिटरी, अपना जो लैंड एरिया है, कंट्रोल है धरती के ऊपर, वो बढ़ाना चाहते थे. जैसे इंडिया में आए, इंडिया की जगहों को जीता और उस पर अपना कंट्रोल कर लिया. अपने रिलीजन यानी उनका जो धर्म है उसको प्रोपोगेट करना और ज्यादा लोगों तक बढ़ाना. दे आर ऑब्स्टिनेट पीपल, ये बहुत ज्यादा जिद्दी स्वभाव के थे. एंड नेवी एंड गन पाउडर आर देयर चीफ वेपन्स. उनके जो हथियार थे उसमें ये मेन दिया हुआ है कि नेवी उनकी बहुत पावरफुल थी और गन पाउडर जैसे वेपन्स वगैरह वो लोग यूज करते थे. देयर ट्रैफिक शुड बी कंट्रोल्ड एंड दे शुड नॉट बी अलाउड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स. ऐसा कहा जा रहा है रामचंद्र पंत जी द्वारा कि उनका जो आवागमन है, जो हमारे देश में आना जाना है, उस पर कंट्रोल करना चाहिए और उन्हें कोई भी ठोस बिल्डिंग, कोई मजबूत बिल्डिंग बनाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए. ये 1715 में उन्होंने किताब लिखी थी. यहाँ पर आप नाम भी देख सकते हैं, इसी से एक पार्ट लिया गया है. ओके, चलिए आगे देखते हैं. एक इमेज दी गई है आपके बुक में. सो रायगढ़ का ये किला है महाराष्ट्र में, विद द ग्रैंड एंट्रेंस टू पैलेस वेयर छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज क्राउन्ड इन 1674. यही वो किला का द्वार है, मेन गेट है, जहाँ पर अंदर जाने पे वो किला है जहाँ महाराजा जो शिवाजी थे वो राजा बने थे. मेकिंग द फॉर्मल बिगनिंग ऑफ मराठा एम्पायर, और वहीं से मराठा एम्पायर की शुरुआत हुई थी. इस चैप्टर में हम कौन कौन से बिग क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं. देखिए, बहुत से बच्चे कहते हैं मैम बिग क्वेश्चंस के भी आंसर कराइए. सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन दिस चैप्टर. यही क्वेश्चंस को आपको समझा कर और उस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है. पूरे चैप्टर को हम जानेंगे कि मराठास कौन थे, हाउ डिड दे मैनेज टू बिकम द लार्जेस्ट पैन इंडिया पावर बिफोर ब्रिटिश टुक ओवर. जब ब्रिटिशर्स भारत में आए उससे पहले मराठा ने किस तरीके से अपने कंट्रोल में सारी चीजें ले ली, वो चीजें ही इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. और ये जो क्वेश्चन के आंसर है, जब मैं एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह कराती हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराती हूँ लास्ट पार्ट में, तो ऑलरेडी ये सब उसमें कवर होता है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. नाउ व्हाट वर सम फीचर्स ऑफ देयर गवर्नेंस. मराठा जो थे उनके गवर्नेंस का, उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का क्या क्या फीचर्स था, क्या क्या तरीका था. व्हाट इम्पैक्ट डिड मराठास एम्पायर लीव इन इंडियन हिस्ट्री. इंडिया के हिस्ट्री में मराठा एम्पायर का क्या इम्पैक्ट है, क्या असर है, वो सारी चीजें इस चैप्टर में हम जानेंगे. यहाँ पर एक टाइमलाइन दी गई है बेटा. यहाँ 1630 की बात है. इस वक्त शिवाजी का बर्थ हुआ. फिर इसी स्केल पे आगे आप जाओगे तो 1646 में बिगनिंग ऑफ शिवाजीज रूल, यानी कि 16 साल की उम्र में उन्होंने, शिवाजी ने रूल करना स्टार्ट कर दिया. 1657 में फाउंडिंग ऑफ मराठा नेवी, यहाँ पर नेवी की शुरुआत हुई. यही आसपास 1666 में इम्प्रिजनमेंट एंड एट एंड एस्केप फ्रॉम आगरा. आगरा में उनको कैद किया गया. फिर वहां से वो कैसे निकले. देन नेक्स्ट इज 1674, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी कोरोनेशन एट रायगढ़, उनका जो राजमुकुट पहनाया जाता है वो सब किया गया. फिर 1677 में दक्षिण दिग्विजय, कंक्वेस्ट ऑफ साउथ में उन्होंने जीता. देन 1680 में डेथ ऑफ शिवाजी. तो ये एक टाइम स्केल आपने देखा, उनके समय की इंपॉर्टेंट इवेंट्स को बताया गया है इस टाइम स्केल पे. फिर यहाँ 1980 के आसपास से लेके 82 से लेके 1707 तक मुगल और मराठा के वॉर हुए. हमने लास्ट चैप्टर में औरंगजेब के बारे
में पढ़ा था, राइट। सो उसी समय की बात है। तो 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई थी, राइट, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। तो इस तरीके से आप लिंक करके याद कर सकते हैं चीजों को। फिर 1750 यानी 54 में बिगनिंग ऑफ मराठा कंट्रोल ओवर दिल्ली, यहाँ पर मराठा जो थे उनका कंट्रोल दिल्ली पे हो गया। 1761 में बैटल ऑफ पानीपत, मराठा की डिफीट हुई। इसमें एक और बैटल ऑफ पानीपत हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, आप मुझे उसका ईयर बताएंगे और बताएंगे कि बैटल किन किन के बीच में हुआ था। देन 1775 से 1782 तक फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। एंग्लो वर्ड क्यों यूज होता है बेटा? अंग्रेजों के लिए, जब अंग्रेजों से लड़ाई हुई तो हम उसे बोलते हैं एंग्लो और मराठा के बीच में हुई, इसलिए एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। इसमें मराठा की जीत हुई थी। देन यहाँ पे 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, एंड ऑफ मराठा पावर, यहाँ पर मराठा पावर का 1818 में एंड हो गया। इसी के बारे में आगे अब हम डिटेल में एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक, दैट इज हु आर मराठास। अब जो बच्चे बोलते हैं मैम बिग क्वेश्चंस के आंसर दो, सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग स्टूडेंट्स। हियर यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन वाज हु वर द मराठास, राइट। सो दिस इज, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है हु वर मराठास, सो दिस इज व्हाट आवर फर्स्ट टॉपिक इज, राइट। So let us just start. Who are Marathas? Marathas are a group of people native to Deccan Plateau, more specifically present day महाराष्ट्र। जैसे अपना आप इंडिया का सदर्न पार्ट लेंगे तो यहाँ पर हमारा डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है, राइट। तो यहाँ जो सदर्न पार्ट है इस एरिया में लगभग यहाँ पे अपना महाराष्ट्र वाला रीजन है, राइट, ये वाला एरिया। So they are identified with the language they speak मराठी। ये लोग जो भाषा बोलते हैं यहाँ के लोग मराठी जो बोलते हैं, इसी से इनको जाना जाता है। Which has a rich and continuous literary history since 12th century। 12वीं शताब्दी के बाद से बहुत सारे मराठी हमें लिटरेरी सोर्स देखने को मिलते हैं। लिटरेरी यानी लिखी हुई फॉर्म में चीजें मिलती हैं। लिटरेरी हिस्ट्री, द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग्स इन प्रोज एंड पोएट्री इन पर्टिकुलर लैंग्वेज। किसी एक पर्टिकुलर भाषा में, जैसे यहाँ मराठी भाषा की बात कर रहे हैं, जो बहुत सारी चीजें लिखी हुई फॉर्म में हमें मिलने लगती है, तो उस इतिहास को हम लिटरेरी हिस्ट्री बोलते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल सी देम राइज एज अ पावरफुल पॉलिटिकल एंटिटी दैट विल ऑल्टर द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। कैसे इंडिया के इतिहास को मराठा पार ने चेंज किया, उनकी पॉलिटिकल एंटिटी कैसी थी, ये सब हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मराठा कौन थे। तो पीपल नेटिव टू डेक्कन प्लेट्यू, और वो भाषा बोलते थे मराठी, ठीक है। ड्यूरिंग 13th century मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र वॉज रूल्ड बाय यादव डायनेस्टी। यादव डायनेस्टी द्वारा बहुत सारा जो महाराष्ट्र का पार्ट था 13th सेंचुरी के अराउंड रूल किया जा रहा था। विद देवगिरी प्रेजेंट डे दौलताबाद एट इट्स कैपिटल, और इसकी राजधानी कहाँ थी, कैपिटल कहाँ था, देवगिरी, जो आज दौलताबाद के नाम से जानते हैं, वहां पर। इन द अर्ली 14th century द यादव डायनेस्टी वॉज ओवरकम बाय खिलजी सल्तनत फ्रॉम दिल्ली। हमने देखा था कि दिल्ली सुल्तान जो थे वो साउथ में एक्सपीडिशन कर रहे थे ताकि वो अपने एरिया को एक्सपेंड कर सके, राइट। तो यहाँ पर एक एक्सपीडिशन देखने को मिलता है जहां पर खिलजी डायनेस्टी, जो खिलजी सल्तनत था, उसने यहाँ पर यादव डायनेस्टी को हरा दिया, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर कि जब महाराष्ट्र में 13th सेंचुरी के अराउंड यादव डायनेस्टी का रूल था, उसके बाद कैसे खिलजी ने डिफीट दिया। अब आगे पढ़ते हैं फिर क्या हुआ। मतलब हम ये देख रहे हैं मराठा जो है प्रेजेंस में आए, राइट। सो एमिड सच पॉलिटिकल चेंजेस कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यूड, पर्टिकुलरली दोज रिलेटेड टू भक्ति, डिवोशन टू डिवाइन ऑन अ पर्टिकुलर डीटी। सो इतना सारा चीजें चेंज हो रही थी, जैसे दिल्ली सल्तनत जगह जगह कंट्रोल कर रहा था, लेकिन फिर भी जो कल्चरल ट्रेडिशन थे, जो लोग जहाँ के थे कल्चर फॉलो करते थे, जिसमें एक है भक्ति, जिसमें देवता की पूजा की जाती है, डिवोशन, आराधना की जाती है, वो एक कंटिन्यू था, ठीक है। बिटवीन 7th and 17th सेंचुरी, 7 से 17वीं शताब्दी तक, फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट सेंट्स एंड सीकर्स फ्रॉम सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रेफर्ड द पाथ ऑफ भक्ति टू मेयरली एक्सटर्नल रिचुअलिज्म। अब जो 7 से 17वीं शताब्दी तक बहुत सारे संत ऐसे थे या जानने की इच्छा रखने वाले लोग ऐसे थे इंडिया के अलग अलग पार्ट से, सेवरल पार्ट से, जिन्होंने भक्ति का रास्ता अपनाया। दीज सेंट्स कमिंग फ्रॉम डाइवर्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप से आते थे। कंपोज डिवोशनल सॉन्ग्स एंड पोएट्री इन द लैंग्वेजेस ऑफ मासेस। मासेस मतलब जो नॉर्मल लोग थे ना, हम जैसे ऐसा नहीं कि ये लोग जो गाने लिख रहे हैं या पोएट्री कर रहे हैं ये संस्कृत में कर रहे हैं या ऐसी कोई टफ भाषा में कर रहे हैं, नहीं, वो मासेस की भाषा, जो लोगों की भाषा है, उस लैंग्वेज में वो चीजों को ट्रांसलेट करते थे या लिखते थे। क्यों? ताकि लोगों को वो चीजें अट्रैक्ट करे और वो उसकी तरफ आकर्षित हो। विच अलाउड देयर मैसेज टू ट्रैवल फार एंड वाइड, जिसकी वजह से उनके जो उपदेश थे, जो मैसेजेस थे, वो बहुत बड़े
तबके तक पहुंचे, बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, क्योंकि वो नॉर्मल भाषा में कविताएं वगैरह लिखा करते थे। देन इन महाराष्ट्र ऐसे ही हम कवियों के बारे में भी पढ़ रहे हैं, या ऐसे ही जो उस वक्त के महान व्यक्ति थे, संत थे, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। सो महाराष्ट्र में मैनी सेंट्स लाइक ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास एटसेट्रा गेन पॉपुलैरिटी एट दिस टाइम। इस समय की, जब हम 7 से 17वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, इस वक्त महाराष्ट्र में बहुत सारे संतों ने, जैसे ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास, ये लोग बहुत पॉपुलर थे उस समय। दे हेल्प ट्रांसलेट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लाइक उपनिषद एंड भागवत। उन्होंने बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट, ऐसी किताबें जैसे उपनिषद हो गए हमारे, या भागवत गीता हो गई, इसको मराठी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, ताकि जो मराठी बोलने वाले लोग हैं वो भी इनको पढ़ सके, मेकिंग देयर फिलोसफी एक्सेसिबल टू द पीपल। देन सम ऑल्सो फोकस ऑन सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस। कुछ संत या कुछ लोग ऐसे हुए जिन्होंने किस चीज पे फोकस किया, ताकि सोसाइटी में लोग ऑर्गेनाइज हो सके, पॉलिटिकली वो लोग अवेयर हो कि चल क्या रहा है, राजा उनके लिए क्या कर रहा है, या जो भी उनके पर रूल कर रहा है वो क्या करना चाहता है। सिमिलर टू द सिख गुरुज, एज अ रिजल्ट द सोसाइटी एक्वायर्ड अ सॉलिड कल्चरल फाउंडेशन। जैसे हमने सिख गुरुओं के बारे में लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, उन्होंने खालसा की स्थापना की, वैसे यहाँ पर भी सॉलिड फॉर्म में एक मजबूत ठोस कल्चरल फाउंडेशन रखा गया, विच लेटर हेल्प द मराठास टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू पॉलिटिकल पावर। जिसकी वजह से ये जो एक कल्चरल फाउंडेशन होता है, नींव, ये जो नींव रखी गई मजबूती से, यही आगे चलकर मराठाओं की पॉलिटिकल पावर बनी। By the 17th century, some Maratha chief made early attempts at establishing sovereignty. Sovereignty मतलब होता है कि अब मैं किसी के अधीन नहीं हूँ, मैं पूरी तरीके से स्वतंत्र हूँ। बहुत सारे मराठा के जो चीफ थे, जो मेन पावरफुल व्यक्ति थे, उन्होंने एस्टेब्लिश करना चाहा कि वो किसी के अंडर नहीं है, वो सोवरेन है, बट दे प्रूव्ड अनसक्सेसफुल। लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा until शिवाजी rose to power and brought the Marathas together। जब तक कि पहले के जो चीफ थे, उन्होंने किया तो कोशिश, लेकिन वो हारे, मतलब सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन जब शिवाजी पावर में आए, तब जाके उन्होंने मराठाओं को इकट्ठा किया। बट हु वो शिवाजी, लेकिन शिवाजी थे कौन? अब यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी कहानी। मराठाओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति के बारे में हम जानने जा रहे हैं, जहां पर हम शिवाजी के बारे में जानेंगे। तो यहाँ एक पेंटिंग दी गई है, पेंटिंग ऑफ शिवाजी मेड इन 1680, ये ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है। चलिए, इसकी हेडिंग क्या दी गई है? फाउंडेशन ऑफ मराठा पावर। मराठा जो पावर है उसकी फाउंडेशन कैसे, फाउंडेशन यानी नींव कैसे रखी गई, एंड द राइज ऑफ शिवाजी, और शिवाजी कैसे पावर में आए, ये हम पढ़ेंगे। सो इन 1630, अभी हमने जो टाइम स्केल देखा था, वहां हमने देखा 1630 में इनका जन्म हुआ था। तो 1630 शिवाजी वॉज बॉर्न इन भोसले क्लैन टू शाहजी एंड जीजाबाई। सो इनके पिता माता का नाम दिया हुआ है, शाहजी पिता थे और जीजाबाई माता जी थी। इसमें भोसले क्लैन, जो महाराष्ट्र है, जैसे हर क्लैन में अलग अलग सरनेम वगैरह होते हैं, वैसे भोसले क्लैन में इनका जन्म हुआ। पिताजी शाहजी थे और माताजी जो थी जीजाबाई थी। एट दैट टाइम, या एट द टाइम शाहजी सर्व द डेक्कन सल्तनत एंड वॉज ऑफन अवे फ्रॉम हिज फैमिली। जो डेक्कन सल्तनत थे, डेक्कन वाले एरिया में जो सल्तनत की पावर को संभालते थे, उनमें से एक शाहजी भी थे। बट meanwhile, in his Jagir at Pune, Shivaji grew up under the watchful eyes of Jijabai and some trusted officials, receiving values and a good education. उनके पापा बहुत दूर रहते थे, यहाँ दिया हुआ है, उनके पापा अधिकतर फैमिली से दूर रहा करते थे। ये जो जागीर मिली हुई थी पुणे में, जागीर क्या थी, यहाँ लिखा हुआ है, जागीर वॉज अ पीस ऑफ लैंड। जैसे उनके पापा काम करते थे ना डेक्कन सुल्तानत के लिए, तो उनको बदले में पीस ऑफ लैंड दिया जाता था, एक जमीन का टुकड़ा दिया जाता था, गिवन बाय किंग और रूलर टू समवन, राजा द्वारा दिया जाता था। किसको? यूजुअली अ नोबल और सोल्जर, जो विद्वान है, उनके कोर्ट में, राज दरबार में, या कोई सेना में है, उनको दिया जाता था एज ए रिवॉर्ड फॉर देयर सर्विस, उनके काम करने के लिए रिवॉर्ड के तौर पर। जैसे आजकल हमें इनाम मिलता है, वैसा कुछ। तो मान लीजिए कि शिवाजी के पापा काम करते थे डेक्कन सल्तनत के लिए, तो उनको ये दिया गया था पीस ऑफ लैंड। द पर्सन हु बॉट द जागीर कुड कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द लैंड एंड यूज द मनी टू टेक केयर ऑफ देयर नीड्स और हेल्प द किंग व्हेन नीडेड। जैसे मान लो ये जमीन का टुकड़ा इनको दे दिया गया, इनके पिताजी को, तो इसमें जो भी उपज होगी, जो भी खेती होगी, उससे जो भी पैसा अर्न होगा वो अपने खर्चे के लिए यूज कर सकते हैं, या कभी राजा को जरूरत पड़ी तो उसके लिए यूज कर सकते हैं या प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जागीर उनको दी गई थी। वहीं जागीर पर
शिवाजी जो है बड़े हो रहे थे अपनी माँ की निगरानी में, और कुछ जो बहुत विश्वास पात्र ऑफिशियल्स थे, जो ऑफिसर्स थे, उनकी निगरानी में शिवाजी का पालन पोषण हो रहा था। वो वैल्यू सीख रहे थे, मूल्य सीख रहे थे, और अच्छी उनको शिक्षा दीक्षा मिल रही थी। एट दिस टाइम पुणे रीजन वॉज डीपली अफेक्टेड बाय कॉन्स्टेंट इन फाइटिंग बिटवीन द डेक्कन सुल्तान्स whom the Marathas served, which caused much hardship for the common people। अब इस समय क्या हो रहा था, जब उनके पिताजी बिजी थे डेक्कन सुल्तान्स के लिए लड़ने में, सो पुणे रीजन जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड था, क्योंकि कंटिन्यूअसली कांस्टेंट फाइट हो रही थी किसके बीच में, डेक्कन जो सुल्तान्स थे, जो मराठास थे, वो इन्हीं के लिए काम कर रहे थे, अभी हमने देखा है ना। इसकी वजह से कॉमन जो लोग थे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। देन व्हाट हैपेंड, सो व्हेन ही वॉज जस्ट 16, जब वो सिर्फ 16 साल के थे, हमने देखा था ना 46 में, ठीक है। When he was just 16, Shivaji launched military campaign, first consolidating his hold over Pune region by capturing neglected and unoccupied forts and strengthening their defenses। अब सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किया। मिलिट्री कैंपेन मतलब सैनिक युद्ध जो होता है वो स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्होंने कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करना मतलब मजबूत बनाया। किस चीज को, पुणे एरिया में कैप्चर करके उन सभी नेग्लेक्टेड, जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, या जिनके ऊपर डेक्कन सुल्तान्स ने अभी कैप्चर नहीं किया था, उनको ऑक्यूपाई नहीं किया था, ऐसे किलों को उन्होंने कब्जा किया, ऐसे किलों पर उन्होंने अपनी मजबूती बनाई एंड और उसके ऊपर उसको स्ट्रेंथन करने में उसके डिफेंस को वर्क किया। मतलब जो किले उन्होंने कैप्चर किए, जिनके ऊपर डेक्कन सुल्तान का भी कब्जा नहीं था, या जो नेग्लेक्टेड किले थे, उनको उन्होंने इकट्ठा किया, अपनी पावर को बढ़ाई और उनके डिफेंस का ध्यान रखा। हिज विजन ऑफ अ सॉवरेन किंगडम और स्वराज्य ग्रीव ओवर द ईयर्स। उनका एक विजन था। विजन मतलब होता है कि उद्देश्य, या आगे आने वाले समय में वो क्या देखते थे, क्या करना चाहते थे। तो उनका जो विजन था वो था सोवरेन किंगडम, मतलब किसी के अंडर नहीं रहना है। स्वराज्य मतलब अपना राज्य होना चाहिए। ग्रीव ओवर, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था। एक्सटेंडिंग टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स विच वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। सभी तरीके से हम पढ़ेंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल एस्पेक्ट्स क्या थी इन चीजों की, वो सब चीजें हम देखने वाले हैं। शिवाजी's किंगडम सून एक्सपैंडेड टू इंडियाज वेस्ट कोस्ट। इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट था, अभी मैंने जो सदर्न पार्ट इंडिया का बनाया, तो इधर हमारा वेस्ट है, तो ये वाला जो कोस्टल एरिया है यहाँ पर, एंड टू सिक्योर एक्सेस टू रिसोर्सेज ऑफ कोस्टल रीजन ही फेल्ट नीड टू एस्टैब्लिश अ नेवी। अब क्योंकि कोस्टल एरिया में, कोस्टल एरिया यानी ये वाला जो एरिया है इंडिया का, इधर वाला, इस पे इनका कंट्रोल हो गया। अब यहाँ अगर कंट्रोल हुआ है तो यहाँ पे जो भी ट्रेड हो रहा है, जो भी रिसोर्सेज है, सामान वहाँ पर उपलब्ध है कोस्टल रीजन में, उसके ऊपर एक्सेस करने के लिए या कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए उनको जरूरत महसूस हुई कि नेवी जो है उसको एस्टैब्लिश किया जाए, नेवी की शुरुआत की जाए। मतलब यहाँ जो समुद्री एरिया है उसमें नेवी उनकी सर्व करे। दिस वॉज अ ट्रूली रिवोल्यूशनरी स्टेप एट दैट टाइम। उस वक्त के हिसाब से एक रिवोल्यूशनरी, बहुत क्रांति लाने वाला एक स्टेप था। By comparison, the Bijapur Sultanate, ruled by Adil Shahi dynasty, maintained merchant ships but did not possess a full-time naval force which could protect the coast. Even the Mughal Empire's use of navy was very limited. उस वक्त के लिए इतना रिवोल्यूशनरी स्टेप था, क्रांति से भरा हुआ स्टेप था, क्योंकि अगर हम देखें तो जो बीजापुर के सुल्तान थे, जो आदिल शाही वहां पर रूल कर रहे थे, उन्होंने भी सिर्फ शिप्स, नाव रखे हुए थे, उन्होंने भी फुल फ्लैज नेवी नहीं रखी थी, नेवल फोर्स नहीं रखा था, जो कि उनके कोस्ट को, यानी जो किनारे हैं उनको प्रोटेक्शन दे सके। यहाँ तक कि जो मुगल एम्पायर इतना फैला हुआ था, उनकी भी जो नेवी थी वो लिमिटेड थी, इतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी, जैसा कि मराठा या शिवाजी ने डिसाइड किया कि वो अपनी नेवी को बिल्ड करेंगे। दस मराठा नेवी वॉज बॉर्न हुज एक्सप्लॉइट्स बिकेम लेजेंडरी। सो इन्होंने बहुत, इनकी जो नेवी है उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे काम किया और यहाँ से मराठा की नेवी की शुरुआत हुई। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। टू प्रोटेक्ट हिज पीपल फ्रॉम पावरफुल एनिमीज, शिवाजी हैड रिकोर्स टू द टैक्टिक ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर। ये मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में भी। गुरिल्ला वॉरफेयर जो है, इसमें इन्होंने बहुत ज्यादा वर्क किया शिवाजी ने, ताकि वो अपने लोगों को इन पावरफुल एनिमीज से बचा सके, दुश्मनों से बचा सके। अब ये गुरिल्ला वॉरफेयर होता क्या है? वैसे तो मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था, यहाँ लिख के दिया हुआ है,
इसमें which uses small groups of people in a focused way with speed, surprise and knowledge of the terrain to defeat bigger armies। मान लो यहाँ से बहुत बड़े लेवल, आप लोगों ने तानाजी मूवी देखी होगी तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे पहाड़ी एरिया है तो क्योंकि ये लोग यहाँ के लोकल्स थे तो इनको पता था कि कहाँ पे कैसे रास्ते हैं, इन रास्तों का फायदा उठाते हुए पहाड़ों पर चढ़ने की स्पीड, भागने की स्पीड, ये सब चीजें इनको हेल्प करती थी। कोई बड़ी सेना अगर इधर से आ रही है तो ये लोग क्या करते थे, एक छोटा सा ग्रुप लेकर जाएंगे और क्योंकि इनको इन रास्तों का अच्छे से पता है, इन पे अटैक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाकर, और ये कम लोग हैं तो इनके लिए भागना आसान है, ये भाग जाया करते थे। सो इस तरीके के टेक्निक को हम कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर। His successes, इनके जो सक्सेस थे, soon invited the wrath of बीजापुर सल्तनत which sent the veteran general अफजल खान to confront him। अब जो बीजापुर के सुल्तान थे उन्होंने कन्फ्रंट करने के लिए शिवाजी को अपने जनरल को भेजा जिनका नाम था अफजल खान। शिवाजी and his advisor managed to convince अफजल खान to meet him for a one-on-one meeting at the foot of प्रतापगढ़ फोर्ट amid thick forest। प्रतापगढ़ का जो किला है वहां पर घना एक जंगल है, वहां पर वन ऑन वन मीटिंग मतलब एक आपस में आमना सामना करके मिलने के लिए कहा, उन्होंने कन्विंस कर लिया अफजल खान को। देयर शिवाजी किल्ड अफजल खान एंड द मराठास हिडन इन द माउंटेन्स राउटेड द खान्स आर्मी विद गुरिल्ला टैक्टिक। अब इसी तरीके से गुरिल्ला टैक्टिक से ही इन्होंने वहां जंगल में मिलकर और क्या किया, ये जो अफजल खान था उसको मार दिया और मराठा जो पहाड़ों में या जंगलों में छिपे हुए थे, इन्होंने जो अफजल खान की आर्मी थी उसको भी गुरिल्ला अटैक्स के द्वारा हरा दिया। देन यहाँ एक इमेज दी गई है, ये आप देख सकते हो। सिंधुगढ़ fort near the Maharashtra-Goa border is one of the several naval fortification built by Marathas। इस तरीके की फोर्टिफिकेशन की गई थी नेवल बेस के लिए, जो नेवी थी उसके लिए। यहाँ पर एक औजार दिया गया है, वेपन दिया गया है जिसे कहा जाता है वाघ नख और द टाइगर्स क्लॉ। ठीक, सो ये जो है स्मॉल वेपन है, शेप लाइक अ टाइगर्स क्लॉ, टाइगर्स के क्लॉ की तरह जो पंजे होते हैं टाइगर्स के, उसकी तरह ये दिख रहा है आपको। विच शिवाजी यूज टू किल अफजल खान इन क्लोज कॉम्बैट। बिल्कुल जो पास की लड़ाई होती है उसमें शिवाजी ने यूज किया था इस तरीके का हथियार या वेपन अफजल खान को मारने के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो सून आफ्टरवर्ड्स द मुगल नोबलमैन शाइस्ता खान इन्वेडेड शिवाजीज टेरिटरीज विद अ बिग आर्मी फॉर 3 years। फिर 3 साल तक जो शाइस्ता खान था वो कहाँ का था, मुगल एम्पायर से रिलेटेड था, वहां का एक व्यक्ति था। तो उसने इन्वेड किया मतलब आक्रमण किया शिवाजी की टेरिटरी पे बहुत बड़ी आर्मी के साथ। फाइनली विद ओनली अ फ्यू सोल्जर्स शिवाजी रेडेड शाइस्ता खान्स कैंप एट नाइट। फिर अगेन गुरिल्ला वॉरफेयर, ये आप याद रखिएगा शिवाजी के केस में इन्होंने फिर से उसी टेक्निक से बहुत कम सोल्जर्स के साथ रेड किया। किस पे, शाइस्ता खान का जो कैंप था उस पे, उसका खेमा लगा हुआ था, उस पे जाके रात में आक्रमण किया। खान बेयरली एस्केप्ड फ्रॉम द रेड लूजिंग अ फ्यू फिंगर्स एंड प्रॉम्प्टली लेफ्ट महाराष्ट्र। उसमें उसकी कुछ उंगलियां चली गई और वो बहुत मुश्किल से वहां से एस्केप मतलब भाग पाया। दिस डेयरिंग रेड रिजेंबल्स द मॉडर्न डे सर्जिकल स्ट्राइक। आजकल कैसे हम सर्जिकल स्ट्राइक्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा बीते कुछ सालों में या लास्ट कुछ समय से हम देख रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान में घुसे और उनका नुकसान पहुंचाकर हम तुरंत वापस आ गए, है ना। तो ये कैसे हुआ, ये सर्जिकल स्ट्राइक जो आप कह रहे हो यही गुरिल्ला वॉरफेयर था कि छोटी सी एक सैनिक टुकड़ी लेकर गए, अपना वहां पे जो भी हमारा गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसको खत्म किया और फिर से वापस आ गए इंडिया में, है ना। तो यही आप समझ सकते हैं, इसे रिलेट कर सकते हैं। नाउ एज अ retaliatory action for the 3 years long wave of attack, Shivaji sacked Surat, a wealthy port city of Mughal Empire in present day Gujarat। अब क्योंकि 3 सालों तक, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि शाइस्ता खान ने लगभग 3 सालों तक शिवाजी की टेरिटरी को लूटा, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर 3 years। तो इसका बदला लेने के लिए रिटेलिएटरी मतलब बदले में जो एक्शन लिया शिवाजी ने क्या किया, उन्होंने सूरत एक सिटी थी जो एक पोर्ट सिटी थी, है ना,
पोर्ट यानी समुद्र के किनारे का एक सिटी डेवलप कर दिया है जहाँ पे नेवल बेस वगैरह रुकती थी। मुगल एम्पायर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी था जो आज प्रेजेंट डे गुजरात में है, वहां पर इन्होंने अटैक किया। There he obtained enormous treasure worth almost 1 crore of rupees, an extremely large sum for the time. उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा सम यानी लगभग 1 करोड़ रुपए के हिसाब से यहाँ पर जब उन्होंने अटैक किया सूरत सिटी पे तब उनको वहां से एक खजाना मिला, ट्रेजर यानी खजाना। However, he was careful not to attack religious places, even spare the houses of मोहनदास पारेख, अ चैरिटेबल मैन। इतना अटैक किया उन्होंने उस जगह को, सूरत को, लेकिन उन्होंने इस अटैक में भी ध्यान रखा कि कोई भी रिलीजियस यानी जो पूजा पाठ से रिलेटेड प्लेसेस हैं जैसे मंदिर हो गए उसको नुकसान ना पहुंचे। और यहाँ तक कि उन्होंने मोहनदास पारेख जो है उनका घर भी छोड़ दिया। स्पेयर मतलब नहीं नुकसान पहुंचाया, क्योंकि वो चैरिटेबल मैन थे, वो बहुत ज्यादा चैरिटी दान वगैरह करते थे। ही सैक्ड सूरत अगेन आफ्टर अ फ्यू इयर्स, अगेन दोबारा से फिर सूरत पे उन्होंने आक्रमण किया। These events became so famous that they appeared in London Gazette. इतना important हुआ करता था, इतना फेमस ये इवेंट हुआ करता था जब वो आक्रमण करते थे कि इंग्लैंड में जो एक न्यूज़पेपर छपता था जिसका नाम है लंदन गैजेट, इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ द टाइम, उसमें भी ये खबरें छपा करती थी। विच कन्वेड हाउ शिवाजी रोट टू ऑल यूरोपियन डिप्लोमेटिक एजेंट इन सूरत डिमांडिंग इमीडिएट प्रेजेंट ऑफ मनी। इसमें ये बताया गया कि किस तरीके से शिवाजी ने सभी यूरोपियन डिप्लोमेट को लिखा जो सूरत में थे, सूरत में जो एजेंट्स थे उनको लिखा कि इमीडिएट प्रेजेंट ऑफ मनी मतलब पैसे चाहिए उनको उपहार के स्वरूप, ठीक है। फेलिंग विच ही वुड रिटर्न एंड रूइन द सिटी, अगर वो नहीं दिए उन्होंने पैसे का उपहार तो वो सिटी को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो द सैकिंग ऑफ सूरत वाज अ ग्रेट इंसल्ट टू माइट एंड प्रेस्टीज ऑफ मुगल एम्पायर। अब मुगल एम्पायर हम बोल रहे हैं, इतना बड़ा साम्राज्य, उसके किसी इतनी इंपॉर्टेंट सिटी को, सूरत को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो ये क्या अच्छी बात है? नहीं, बहुत बड़ी इंसल्ट हुई उनकी। देयरफॉर इसीलिए औरंगजेब सेंट जय सिंह, अ डिस्टिंग्विश्ड राजपूत जनरल, टू डिफीट शिवाजी। तभी औरंगजेब ने क्या किया था, जय सिंह को भेजा था, एक राजपूत जनरल थे वो औरंगजेब के दरबार में, उसको भेजा था शिवाजी को हराने के लिए। अगेंस्ट हिम शिवाजी हैड टू कंसीड डिफीट एट पुरंदर फोर्ट नियर पुणे एंड एंटर इनटू अ ट्रीटी। वहां पर एक ट्रीटी हुई। ट्रीटी मतलब क्या होता है? संधि। जैसे किसी दो व्यक्ति की लड़ाई हुई तो जिस टॉपिक पे लड़ाई हो रही है उसमें वो कुछ डिसीजन ले लेंगे, ठीक है। मान लो इस जमीन के लिए लड़ाई हो रही है तो ये डिसीजन ले लेंगे, ठीक है ये तुम्हारी लाइन है, मतलब लड़ के हार गए, लास्ट में ट्रीटी करी, संधि करी कि ये जो लाइन है इससे इधर का तुम्हारा एरिया, इससे इधर का मेरा एरिया, मतलब कुछ भी वो डिसीजन लेके संधि कर ली उन्होंने। कहाँ पर? पुरंदर फोर्ट में। सो आई होप आपको ये ट्रीटी का मतलब समझ में आ गया होगा। इस वाली लाइन को एक बार और पढ़ लेते हैं फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, Against him, Shivaji had to concede defeat at Purandar Fort near Pune and entered into a treaty. मतलब जो औरंगजेब ने व्यक्ति भेजा था जो कि एक राजपूत जनरल था जिसका नाम था जय सिंह, उसके अगेंस्ट यहाँ पर पुरंदर किले के पास जो लड़ाई हुई उसमें शिवाजी को डिफीट स्वीकार करनी पड़ी, हार स्वीकार करनी पड़ी और बदले में एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी। ट्रीटी यानी संधि, एक संधि साइन हुई। अब उसमें क्या शर्तें थी इस ट्रीटी में? ही हैड टू गिव अप अ साइजेबल पार्ट ऑफ हिज किंगडम एंड हिज सन संभाजी हैड टू एंटर मुगल सर्विस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस संधि के शर्तों के हिसाब से पहला ये हुआ कि एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके राज्य का, मतलब एक बहुत बड़ा पार्ट उनको औरंगजेब को देना पड़ा और जो उनका बेटा था संभाजी उसको भी मुगल सर्विसेज में, मुगलों की सेवा में हाजिर होने की शर्त रखी गई। शिवाजी वॉज परसुएडेड बाय जय सिंह टू विजिट द मुगल कोर्ट एट आगरा। परसुएडेड मतलब होता है राजी करना या बोलना, मानना। शिवाजी को जय सिंह ने मनाया कि मुगल कोर्ट जो आगरा में है, राज दरबार मुगलों का, वहां पर आना है। वेयर ही वॉज मेड टू स्टैंड बिफोर औरंगजेब। वहां पर शिवाजी को औरंगजेब के सामने खड़ा किया गया एंड अ मुगल जनरल whom he had defeated earlier, और एक मुगल जनरल जिसको उन्होंने पहले हराया था उसके सामने खड़ा किया गया। मतलब एक तरीके से शेम फील कराना कि देखो इसे तुमने हराया था, अब तुम इसके सामने झुककर खड़े हो, ऐसा कुछ फील कराना। सो इंसेंस्ड एट दिस इंसल्ट, ये एक तरीके की इंसल्ट थी। इससे बहुत उत्तेजित होकर, गुस्सा होकर, क्रोध होकर शिवाजी स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द कोर्ट, वो राज दरबार से बाहर चले गए। फॉलोइंग विच औरंगजेब पुट हिम अंडर हाउस अरेस्ट। उसके बाद औरंगजेब ने क्या किया, जब शिवाजी दरबार से बाहर चले गए तो औरंगजेब ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया, नजरबंद
बंद कर लिया। टू एस्केप एक तरीके से गिरफ्तार कर लिया। टू एस्केप दिस शिवाजी डिवाइज्ड अ स्ट्रेटेजी। अब वहां से बाहर निकलने के लिए, एस्केप करने के लिए शिवाजी ने एक स्ट्रेटेजी सोची। अब स्ट्रेटेजी के अनुसार क्या हुआ, ही स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग गिफ्ट्स टू होली मैन यानी साधु वगैरह को, एंड मुगल जनरल, और जो मुगलों के जनरल थे, सैनिक थे, उनको उन्होंने गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिए। अंदर जब वो कैद थे, नजरबंद में थे, तो वहां से वो गिफ्ट मंगाते थे और मुगलों के जो सैनिक थे या जो साधु सन्यासी थे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, गिफ्ट शुरू कर दिया। द गिफ्ट्स ऑफन कंटिन्यूड फ्रूट्स एंड स्वीट्स पैक्ड इन बिग बास्केट। अब उस गिफ्ट में क्या होता था, बड़ी बड़ी टोकरियां होती थी, उसके अंदर फल भरे होते थे, मिठाइयां भरी होती थी, इन सबसे बड़ी बड़ी टोकरियां भरकर आती थी और उन लोगों में बांटा जाता था। द गार्ड्स इनिशियली चेक देम। शुरुआत में जब ये गिफ्ट्स आते थे तब तो गार्ड्स ने चेकिंग की, बट सून स्टॉप डूइंग सो। लेकिन जब हमेशा ही आ रहे हैं गिफ्ट तो कितना चेक किया जाए, बाद में उन्होंने रोक दिया। एक्सपेक्टिंग दिस, ऐसा शिवाजी ने सोचा ही था कि रोज थोड़ी कोई चेक करेगा। शिवाजी एंड हिज सन संभाजी hide themselves in the basket and made their escape। इस तरीके से वो बास्केट में छुप गए और वहां से वो भागने में कामयाब रहे। औरंगजेब could never capture शिवाजी again। और उसके बाद औरंगजेब शिवाजी को कभी भी कैप्चर नहीं कर पाया, पकड़ नहीं पाया। चलिए अब आगे देखते हैं। सो अ फ्यू ईयर लेटर, कुछ सालों बाद 1674 में शिवाजी वॉज कोरोनेटेड विद फुल वैदिक राइट्स एट द स्ट्रॉन्ग माउंटेन फोर्ट्रेस ऑफ रायगढ़। रायगढ़ का जो किला है वहां पर 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया। कोरोनेटेड मतलब राज्याभिषेक किया गया वैदिक मंत्रों के द्वारा। हिज फॉर्मल टाइटल आफ्टर कोरोनेशन वाज श्री राजा शिव छत्रपति। ये पूरा उनको टाइटल दिया गया, उनका पूरा नाम ये रखा गया। एंड लाइक सम पास्ट रूलर, और जैसे जो पहले के राजा हुआ करते थे उन्हीं की फैमिली में ही स्टार्टेड हिज ओन एरा। एरा मतलब होता है युग, अपना एक कैलेंडर, अपना एक युग उन्होंने स्टार्ट किया जिसे नाम दिया गया राज्याभिषेक शक। ओके, नाउ आफ्टर दिस शिवाजी एम्बार्क्ड अपॉन अ कंक्वेस्ट ऑफ साउथ। उसके बाद उन्होंने सदर्न पार्ट जो इंडिया का है, साउथ वाला हिस्सा, वहां पर आक्रमण शुरू कर दिए, लड़ाइयां शुरू कर दी। एंड ऑल्सो रेफर्ड टू एज दक्षिण दिग्विजय। उसका नाम रखा गया उधर के आक्रमण को, साउथ साइड में जो उन्होंने आक्रमण किए, दक्षिण दिग्विजय, विच इंक्लूडेड इंपॉर्टेंट एंड देन इल डिफेंडेड रीजन ऑफ प्रेजेंट डे नदन तमिलनाडु एंड पार्ट ऑफ कर्नाटका। इंडिया का जहां पर अभी कर्नाटका वाला पार्ट है और तमिलनाडु वाला, जैसे यहाँ पर तमिलनाडु है, यहाँ कर्नाटका है, तो इनका जो नदन एरिया है, मतलब कुछ ये वाला रीजन आप समझ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन इल डिफेंडेड मतलब उसकी निगरानी अच्छे से नहीं थी, अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड एरिया नहीं था, तो यहाँ पर इन्होंने आक्रमण किए। दिस सदर्न एक्सटेंशन लेटर गेव मराठा ग्रेट स्ट्रेटेजिक डेप्थ अगेंस्ट द मुगल इन्वेशन। ये जो यहाँ पे इनका मराठा का कंट्रोल हुआ, ये बाद में बहुत मदद हुई मराठाओं की इसमें, किसके अगेंस्ट, जब मुगल इन्वेजन हुए उसके अगेंस्ट। यहाँ पर आप एक इमेज देख सकते हैं, अ कोर्ट सीन, ये दरबार का एक सीन है विद शिवाजी ऑन हिज थ्रोन रिसीविंग विजिटर्स। यहाँ पर मिलने वाले आ रहे हैं, शिवाजी यहाँ थ्रोन पे, गद्दी पे बैठे हुए हैं। पैनल इन छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क मुंबई, ये जो छत्रपति शिवाजी पार्क है मुंबई में, वहां पर ये पैनल में बना हुआ है। नाउ डोंट मिस आउट, यहाँ एक फैक्ट दिया है, वाइल इन द साउथ शिवाजी फोरबेड द डच फ्रॉम ट्रेडिंग स्लेव्स। आपको पता है साउथ वाला जो एरिया है ना इंडिया का, वहां पर शिवाजी जब साउथ में थे तो उन्होंने फोरबेड किया, मतलब प्रतिबंध लगा दिया, मना कर दिया डच जो लोग थे उन लोगों को स्लेव्स यानी दास के ट्रेडिंग पे। पहले क्या होता था, जो बहुत सारे यूरोपियन थे ना वो इंडियन लोगों को ले जाते थे दास बनाकर, स्लेव बनाकर और बेच दिया करते थे। सो एट द टाइम मोस्ट यूरोपियंस वर कैप्चरिंग and selling Indians as slaves and encountered no opposition from Indian powers। जब तक शिवाजी वहां पर नहीं आए थे, अंटिल शिवाजी इंटरवीन, किसी भी इंडियन पावर ने इस एक कुप्रथा को रोकने की कोशिश नहीं की, जहां पर यूरोपियंस क्या करते थे, भारतीयों को कैप्चर कर लेते थे और उन्हें बेच दिया करते थे एज अ दास दासी। हिज स्टैंड ऑन दिस अब्यूज शोड हिज डीप कंसर्न फॉर हिज सब्जेक्ट। उन्होंने जो इस पे एक्शन लिया, जो मना किया डच को, वो उनका कंसर्न दिखाता है कि वो अपनी प्रजा के बारे में, सब्जेक्ट्स यानी प्रजा के बारे में कितना ज्यादा सोचते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है बेटा, इसमें हेडिंग है शिवाजीज किंगडम अबाउट 1680, इकोजीज रोल इज एक्सप्लेन लेटर इन द चैप्टर। यहाँ पर इकोजी का क्या रोल है वो बाद में चैप्टर में बताया गया है। टेरिटरी अंडर इकोजी, ये वाला जो तंजावुर वाला एरिया है ना, इस पे किसका कंट्रोल था वो सारी चीजें बाद में बताई गई हैं। ये जो ऑरेंज वाला एरिया है ये टेरिटरी है शिवाजी के अंडर कंट्रोल, ठीक है, ये वाला और ये
और ये वाला, ठीक है, जिसमें पुणे, प्रतापगढ़, दभोल, राजापुर, कोल्हापुर, मालवान, वेंगुर्ला है ना, और ये जो कोस्टल एरिया है यहाँ पर फिर है कोप्पल, वेल्लोर। नाउ अ फीवर क्लेम्ड शिवाजीज लाइफ व्हेन ही वाज 50। जब वो 50 साल के थे ना तब उनकी डेथ हो गई शिवाजी की फीवर की वजह से, बुखार की वजह से। ही वाज अ मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट एंड अ ट्रू विजनरी एंड विद इन हिज लाइफ टाइम ही एक्सप्लॉइट्स हैड बिकम लेजेंडरी अक्रॉस इंडिया एंड बियॉन्ड। भारत और भारत के बाहर वो इतना ज्यादा फेमस हुए, इतनी सी लाइफ टाइम जो उनके 50 सालों की जिंदगी थी उसमें, और वो एक बहुत अच्छे स्ट्रैटेजी, मतलब जो भी डिसीजन लिए जाते थे उनमें उनका विजन देखने योग्य था, वो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाया करते थे। द यूरोपियंस कंपेयर्ड हिम विद द एंशिएंट जनरल्स लाइक अलेक्जेंडर एंड द बुंदेला प्रिंस छत्रसाल was so inspired by Shivaji's struggle against the Mughals that he managed to create an independent kingdom of Bundelkhand divided between present day उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। मतलब जो शिवाजी के काम थे उससे लोग इतना प्रभावित थे, जैसे यहाँ पे यूरोपियंस के बारे में दिया गया है, अंग्रेजों के बारे में, कि वो तो इतने प्रभावित थे कि उनको वो कंपेयर करने लग गए थे, किससे, जो सिकंदर महान की हम बातें पढ़ते हैं, अलेक्जेंडर से, उससे कंपेयर करने लग गए थे। और जो एक छत्रसाल के राजकुमार थे प्रिंस बुंदेला के, वहां वो शिवाजी के स्ट्रगल से इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने इंडिपेंडेंट मैनेज किया बुंदेलखंड राज्य को, किंगडम को, और डिवाइडेड बिटवीन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। आज का जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है ना, वो उसमें अब डिवाइड है, ये वाला एरिया बुंदेलखंड वाला। द फेमस हिंदी पोएट भूषण, एक हिंदी के कवि हैं, वो स्पेसिफिकली केम टू महाराष्ट्र टू मीट शिवाजी। वो शिवाजी से मिलने के लिए महाराष्ट्र आए एंड कंपोज पोएम इन हिज प्रेज, और उनकी तारीफ में बहुत सारी कविताएं लिखी, सम ऑफ विच रिमेन फेमस टू दिस डे। आज भी बहुत सी कविताएं उनकी फेमस हैं जो उन्होंने शिवाजी के लिए लिखी थी। So with this students we are done with part 1 of this chapter. Chapter 3 का part 1 हमने complete कर लिया है। Next part में आगे का chapter हम देखेंगे। So I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.